हेलो दोस्तों, तो मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया प्रतिबिंब बनने के नियम को मैंने आपको बताया था। प्रतिबिंब बनने के नियम, जिसके अंतर्गत 3 नियम मैंने आपको बताया था। पहला, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो वह मुख्य फोकस से हो जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस की ओर जाती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। और तीसरा, मैंने आपको बताया था कि यदि कोई प्रकाश की किरण यदि वक्रता केंद्र से होकर जाती है या वक्रता केंद्र की ओर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो यही मैंने आपको बताया कि प्रतिबिंब बनने के नियम 3 नियम थे, जिसको मैंने आपको बताया था। चलिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। वहाँ पर हम देखेंगे निम्न 6 स्थितियाँ हैं। कितनी स्थितियाँ हैं हमारे पास? 6 स्थितियाँ हैं। और इन 6 स्थिति पर हम वस्तु को रखेंगे और देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसा बना है। ओके, तो क्या करेंगे हम कि 6 स्थिति हैं, तो 6 स्थिति माने 6 स्थान पर हम वस्तु को रखेंगे और किसके सामने? अवतल दर्पण के सामने। और हम देखेंगे कि उस वस्तु का दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है, बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहली स्थिति क्या आएगी? जब वस्तु अनंत पर रखा हो। जब वस्तु अनंत पर रखा हो, अनंत पर स्थित हो या अनंत पर रखा हो, तो देखेंगे कि उस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है जो कि अनंत पर रखा गया है, मतलब इसकी स्थिति हमें पता नहीं है, कहीं पर भी रखा गया हो, अनंत पर है। तो यहाँ से हम, और यहाँ पर एक बात यहाँ पर ये है कि प्रतिबिंब बनने के लिए निम्न 2 किरणें, कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। अगर कम से कम 2 किरणें हैं तो ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। 2 से अधिक भी हो सकता है लेकिन 2 से कम ना हो, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, तो दर्पण द्वारा अगर हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो निम्न 2 ही किरण हम लेके जाएंगे, क्योंकि न्यूनतम जो किरण होंगी वो 2 ही होंगी। और इस वस्तु तो अनंत किरणें जाती हैं, उसको तो हम यहाँ पर चित्र में बना नहीं सकते हैं, इसलिए हम कम से कम 2 ही किरणें ले जाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, यहाँ से अब वस्तु कहाँ पर रखा गया है? अनंत पर रखा गया है। इसकी स्थिति का कोई हमें पता नहीं है। मान लीजिए कोई वस्तु ए भी है, और जब यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि कोई प्रकाश की किरण अनंत से आ रही हो तो वह सदैव मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। इसका प्रॉपर्टी होता है प्रकाश की किरण का कि अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरण, चाहे वह तिरछी हो चाहे ऐसे आ रही हो, बाद में चल के वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये गुण होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक प्रकाश किरण आ रही है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है। अब हमने प्रतिबिंब बनने के नियम द्वारा पढ़ा था कि यदि कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है, यहाँ से मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। और दूसरी किरण यहाँ से आती है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? फोकस की ओर निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो दोनों परावर्तित किरणें हैं, जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगी वहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर हम देखिए मुख्य फोकस बिंदु एफ पर कट कर रही है, तो यहाँ पर फोकस, इसको क्या कहते हैं? फोकस। तो उस वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर प्राप्त होगा। क्लियर हो गया? कि अब यहाँ पर इसके अंतर्गत लिखेंगे, जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो, लिख दे रही है आप, जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक है, क्योंकि देखिए ये वास्तव में आकर मिल रही है, तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु से छोटा। देखिए ये वस्तु इतना बड़ा है और इससे एक बिंदु आकार का वस्तु है, तो क्या हो जाएगा? वस्तु से छोटा, तथा दर्पण के मुख्य फोकस पर प्राप्त होता है।
तथा दर्पण के मुख्य फोकस पर प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक छोटा तथा दर्पण के मुख्य फोकस पर प्राप्त होता है। आप ये फिगर बना लीजिएगा या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते। अब स्थिति हमारी 2 है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि पहले तो अनंत पर रखा गया था, अब हम धीरे धीरे वस्तु को दर्पण के नज़दीक लाते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? मतलब वस्तु को दर्पण के नज़दीक लाते जा रहे हैं। पहली स्थिति क्या थी हमारा? अनंत पर। अब दूसरी स्थिति क्या है हमारा? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य हो। अब लिख लीजिएगा, वक्रता केंद्र के मध्य हो। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। चलिए, यहाँ पर इस स्क्रीन पर फिगर उतना अच्छा नहीं बन पा रहा था, इसलिए मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है जिसके माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए, अब यहाँ पर वस्तु कहाँ रखा गया है? वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच में रखा गया है। अब 2 प्रकाश किरण चाहिए हमें, 2 प्रकाश किरण को। तो एक प्रकाश की किरण कहाँ से जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाएंगी। और दूसरी किरण को हम कहाँ से ले जाएंगे? मुख्य फोकस से होकर लेके जाएंगे, जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएंगी। कौन से नियम द्वारा? प्रतिबिंब के द्वितीय नियम द्वारा। याद कीजिए, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों किरणें आपस में कहाँ काट कर रही हैं? यहाँ पर। तो यहाँ पर इस वस्तु का क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। वस्तु का नाम दे दीजिए ए बी और ए डैश बी डैश। हो गया? यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? लिखिए आप, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु का प्रतिबिंब, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए यह वास्तविक है क्योंकि वास्तव में आकर मिल रही हैं। लिखेंगे, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और देखिए उल्टा बन रहा है ना, वास्तविक लिखेंगे उसके बाद उल्टा, वास्तविक उसके बाद उल्टा, वस्तु से छोटा और कहाँ पर बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बन रहा है। तो लिखेंगे वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा तथा दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य प्राप्त होता है। तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा तथा दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? चलिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप। चलिए, हो गया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? पहले अनंत पर रखा था हमने, उसके बाद अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। अब कहाँ पर बारी आई? वक्रता केंद्र पर। अगली स्थिति में हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? वक्रता केंद्र सी पर रखेंगे। चलिए, अगली स्थिति में हमने क्या किया कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ये हमारे क्या है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र। इस पर वस्तु कोई रखा गया है, मान लीजिए वस्तु का नाम दे देते हैं ए और बी। ए बी रखी गई है। अब यहाँ से पहले प्रकाश किरण जाएंगी जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाएंगी। हो गया क्लियर? और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ जा रही हैं? मुख्य फोकस से होकर
जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएंगी। आप जो प्रतिबिंब बनने का नियम है उसे अच्छी तरह से समझे होंगे, तभी आप प्रतिबिंब बना सकते हैं किसी वस्तु का। चलिए अब इस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, ए डैश बी डैश। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, वास्तविक तो है ही, उल्टा बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है और वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। कैसा बन रहा है हमारा, उल्टा बन रहा है, वास्तविक और वस्तु के समान और वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा कामा वस्तु के समान दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। हो गया। चलिए ये तो हो गई तीसरी स्थिति। अब यहाँ पे कुल 6 स्थिति पढ़नी है। अब अगली स्थिति हमारी क्या होंगी, आप ही लगाइए थोड़ा अनुमान। यहाँ पे देखिए अगली स्थिति अब क्या होगी। अब यहाँ पर पहले अनंत पर रखा गया था, उसके बाद अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, अब वक्रता केंद्र पर। अब कहाँ रखा जाएगा, वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य रखा जाएगा। तो अगली स्थिति हमारी क्या जाएगी, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो। चलिए देखते हैं अगली स्थिति क्या होगी हमारी, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो। तो अब यहाँ पर देखिए एक वस्तु है, नाम दे दीजिए ए बी, जो कि वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य स्थित है। मतलब इसके बीच में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब नहीं कि बीचों बीच हो, लेकिन बीचों बीच ना हो, कहीं पर भी हो, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, बस वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य हो। चलिए एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के फोकस से होकर निकल जाएंगी। दूसरी मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, समांतर निकल जाएंगी। ये तो बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रतिबिंब बनने के नियम कैसे हैं, क्या हैं और कैसे होते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक दूसरे को कहाँ पर कट रहे हैं, यहाँ पर इस बिंदु पर। तो इस बिंदु पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर देखिए, तो अब ये कहाँ प्रतिबिंब कैसे लिखेंगे हम इसमें, लिखिए आप, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत नहीं, प्रतिबिंब वास्तविक, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच प्राप्त होता है। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच प्राप्त होता है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली स्थिति क्या है, जब वस्तु एफ पर स्थित हो। आप देख रहे होंगे कि हम धीरे धीरे वस्तु को दर्पण के नज़दीक लाते हुए जा रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर वस्तु कहाँ पर रखा गया है, मुख्य फोकस पर रखा गया है। तो रख देते हैं भैया मुख्य फोकस पर, ए मान लो और बी मान लो। अब आप जाने रहिएगा कि ज़्यादातर स्थितियों में पहली कण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है
और दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये ट्रिक है एक प्रकार से, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल गई। हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो कि उसी मार्ग में वापस लौट आ रही है। हो गया ना। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के मतलब उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये दोनों वस्तुएं, दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं अनंत पर जाकर कट करेंगी, कहीं अनंत पर जाकर कट करेंगी और वहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखिए आप, जब वस्तु एफ पर स्थित हो या मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में वस्तु का वास्तविक उल्टा कामा वस्तु से बहुत बड़ा अनंत पर प्राप्त होता है, बहुत बड़ा अनंत पर प्राप्त होता है। क्लियर हो गया। कहीं आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप ग्रुप में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। हो गया। चलिए, अब यहाँ पर अगली स्थिति क्या होगी, और अगली और लास्ट स्थिति मतलब 6वीं स्थिति क्या होगी कि अब हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, फोकस और ध्रुव के मध्य रखेंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब अगला हमारा स्थिति क्या है कि जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव पी के मध्य स्थित हो। तो ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि यदि वस्तु कौन सी ऐसी स्थिति है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछता है, कौन सी ऐसी स्थिति है कि जब यदि किसी वस्तु को हम अवतल दर्पण के सामने रख देते हैं तो उसका वह आभासी बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर देखिए आभासी बन रहा है और बड़ा बन रहा है, क्योंकि देखिए वहाँ पे तो प्रकाश किरण वास्तव में मिल नहीं रही है, उसमें मैंने अनुमान लगाया है कि वहीं कहीं पे जाकर मिलेगी और उसका प्रतिबिंब कैसा है, हमारा आभासी है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ऐसी स्थिति बताइए, कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नोट कर लीजिए आप, ठीक है। कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें किसी वस्तु अवतल दर्पण का किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बड़ा बनता है। हो गया। चलिए देखते हैं इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। कोई वस्तु मान लीजिए ए बी है। अब यहाँ से ये वस्तु रखा गया है तो 2 प्रकाश किरण जाएंगी। पहली जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी जाएंगे वक्रता केंद्र से होकर जाएंगे। चलिए अब देखते हैं पहले प्रकाश किरण कैसे जाएंगी, मुख्य फोकस समांतर, जो कि मुख्य फोकस से होकर निकल जाएंगी, और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से जाएंगी, मुख्य वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी, जो कि पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आएंगी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों की बीच की दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं, अर्थात ये आगे जाकर कहीं भी अपने एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, काटेंगे नहीं। तो हमने यहाँ भी देखा कि अगर हम इन किरणों को पीछे बढ़ा दें, यदि हम इन किरणों को पीछे बढ़ा रहे हैं हम इन किरणों को, तो ये एक दूसरे यहीं कहीं पर कट कर रही हैं। तो क्योंकि ये वास्तव में कट नहीं कर रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा हुआ, हमारा आभासी हुआ। और कैसा, देखिए आप दर्पण चित्र से ही स्पष्ट हो रहा है कि वस्तु से बड़ा बन रहा है और दर्पण के पीछे बन रहा है। तो यहाँ पे लिखिए, जब वस्तु दर्पण की मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य स्थित हो। जब कोई वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य स्थित हो तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा कामा वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे प्राप्त होता है।
दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दे रहा हूँ जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल हल करते हैं इससे संबंधित कोई भी, तो उसमें काम लग सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। थोड़ा 2-3 मिनट आप दे दीजिए यहाँ पर पुनः। चलिए, हमने अभी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखा, तो ज़्यादातर स्थितियों में हमें क्या प्राप्त हुआ? कॉमन चीज़ें पहले हम देखेंगे कि कौन कौन चीज़ें कॉमन है। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या था हमारा कि वस्तु कैसा था? वास्तविक था। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा था? वास्तविक। नंबर 1 कॉमन क्या हो गया कि वस्तु कैसा था? वास्तविक था। और कैसा था? उल्टा था। ये भी हमने क्या किया? उल्टा था। ये 2 महान महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, अब वास्तविक कैसे करेंगे? प्रतिबिंब वास्तविक कब होगा? यहाँ पर बात आती है कि जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो वह सदैव उल्टा बनता है। यहाँ पे इसको ले लीजिए। किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। ये आप ध्यान दीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, हो गया। और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है हमेशा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? सीधा। आभासी प्रतिबिंब क्या बनता है? सदैव सीधा बनता है। ये क्लियर कर लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। क्योंकि देखिए आप अवतल दर्पण की लास्ट वाली जो कंडीशन थी उसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना था? आभासी, और परंतु क्या था? सीधा था। तो जब भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु सदैव उल्टा होगा। जब वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो वह वस्तु हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। क्लियर हो गया? हो गया। चलिए, और एक बात और ध्यान दीजिए इसमें कि हमने जब ये कोई अवतल दर्पण मान लीजिए, चित्र के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि क्या है हमारा वक्रता केंद्र, फोकस और ये ध्रुव पी हो जाएगा। ये हमारा इनफाइनाइट। अब हम देख रहे हैं कि जब वस्तु का अनंत पर रखा गया था तो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बना था। जब अनंत पर बना था तब छोटा बना था, और जब इसको धीरे धीरे हम आगे लाते हैं, जब वस्तु को धीरे धीरे दर्पण से निकट की ओर ले जाते हैं, दर्पण की ओर ले जाते हैं, तो उस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बता जाता है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे बना था कि नहीं? जब वस्तु अनंत पर था तो मुख्य फोकस बना था बिंदु के आकार का, वस्तु छोटा बना था, प्रतिबिंब छोटा बना था। और दूसरा क्या था कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो कैसा बना था? वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य स्थित होता था। ठीक है, और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो कैसा बनता था? वक्रता केंद्र पर ही बनता था, वस्तु से बड़ा बनता था, वस्तु के बराबर बनता था। देखिए यहाँ पर छोटा, यहाँ पर उससे वस्तु से छोटा, परंतु इसके अपेक्षा बड़ा। और इस तीसरी कंडीशन में क्या था कि वस्तु के बराबर, और चौथी कंडीशन क्या हो जाएगा वहाँ की? वस्तु से बड़ा। और पांचवी क्या हो जाएगा? जब अनंत पर रखा जाता था वस्तु से बड़ा। जैसे जैसे यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के निकट ले जाते हैं उसका आकार बढ़ता जाता है। मेरे बताने का जो उद्देश्य था वो यही था कि जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के निकट लेके आएंगे तो उस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता जाएगा। क्लियर हो गया? जैसे जैसे हम वस्तु को अवतल दर्पण के निकट ले जाएंगे वैसे वैसे उस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ये तो कॉमन ही है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या ग्रुप तो है ही है आपका। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। या आप एक काम और कर सकते हैं, आप टीचमिंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए पहली बार। अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी हो तो टीचमिंट आप डाउनलोड करिए, टीचमिंट ऐप, जो आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और इसमें आप जब डाउनलोड करेंगे तो मैं आपको एक लिंक भेजूँगा, जिसमें आपको एक क्लासरूम आईडी मिलेगी। क्लासरूम आईडी मिलेगी, वो आईडी है, नोट कर लीजिए आप, 23 63 57 109। जब आप 30 मिनट में लॉगिन करेंगे तो आपसे एक इनरोल क्लासरूम मिलेगा।
इनरोल इन रोल क्लासरूम, और उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको ये वाली आईडी फिल करनी है, तो आप सीधे हमारे क्लास में पहुंच जाएंगे। ठीक, तो अगर संभावना हो सके तो मैं आपके लिए एक नया क्लासरूम बना सकता हूं, जिसकी लिंक मैंने आपको अगली वीडियो में बता सकता हूं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तैयारी करते रहिए।